हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है किरचॉफ का नियम, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और ये मैं कह सकता हूँ 100%, मैं अभी कह दे रहा हूँ कि 100% फिक्स है कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इसको ज़रूर याद करेंगे। अब केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सभी को समझते हुए नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरचॉफ के नियम को लिखिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या अथवा में एक और तरीके से विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ, यहाँ पे देखें किरचॉफ ना कहकर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ का नियम लिखिए। तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट है केवल, ठीक है ना। जैसे कि जो सिकंदर, आपने नाम सुना होगा सिकंदर, जो एक बहुत ही जो क्या था, सिकंदर पर गाना भी बहुत सारे हैं, तो सिकंदर आप जानते ही होंगे। तो सिकंदर वास्तव में सिकंदर नाम नहीं था, सिकंदर को एलेक्जेंडर नाम था, एलेक्जेंडर। बट हमें एलेक्जेंडर बोलने में कठिनाई आती थी, तो हमने सिकंदर रख दिया उसका नाम। इसी तरीके से किरचॉफ हमारे लिए इजी रहता है, तो किरचॉफ हम कहते हैं, बट उसका नाम क्या है, किरचॉफ, ठीक है ना, किरचॉफ नाम है जी। जैसे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, तो कभी थॉमसन कह देते हैं, कभी हम टॉमसन कह देते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का केवल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ये नियम एक ही है। तो यहां पे हमें बताना है कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो समझिएगा, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम क्या है जी, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से नियम होते हैं, ये आप फोकस के साथ समझिएगा। सबसे पहला प्रथम नियम, जिसे हम किस नियम के नाम से जानते हैं, प्रथम नियम को संधि के नियम से नाम जानते हैं। एक और बात मैं बता दूं, सबसे पहली बात, किरचॉफ का जो नियम है ना, ये किसके संबंध में दिया गया है, तो किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में उन्होंने नियम दिया है। मतलब सिंपल सी बात है, किरचॉफ के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। बट किरचॉफ के नियम में सबसे पहले ये पॉइंट्स आप लिखेंगे कि किरचॉफ कौन है, किरचॉफ नामक एक क्या है, वैज्ञानिक है। किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिया है, 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। केवल किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख देंगे ना तो बेटर रहेगा। आप लिखिएगा, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम दिए हैं या 2 नियम प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। इतना आप लिख देंगे काफी रहेगा जी। इतना किरचॉफ के नियम में ये आप लिख लीजिएगा। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, लिखना अनिवार्य है दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूं, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक हैं, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमारा पहला है प्रथम नियम या संधि के नियम, ठीक है ना। तो प्रथम नियम या संधि के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। इसी को हम धारा के नियम के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नियम को। तो इसके नियम क्या है समझिएगा। कह रहा है, किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने व जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये क्या होता है जी, 0 होता है। यहां पे लिख देंगे 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यही है जी, मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने व जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये संधि का नियम कहा जा रहा है। संधि मतलब क्या होता है जी, संधि मतलब होता है जंक्शन।
जंक्शन आपने सुना होगा ना, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप कहते हैं ये जंक्शन है, ठीक है, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, इस तरीके से आता है ना। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब यही होता है कि जहां पर, कौन सा जंक्शन कहते हैं किस रेलवे स्टेशन को? जहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और जाती हैं वहां से, मतलब एक रूट पर मिलती हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जंक्शन का मतलब क्या है? ये संधि का मतलब होता है जंक्शन। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी, ये एक संधि है, अब इस पर ना बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत सारी विद्युत धाराएं इस पर मिल रही हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ से बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से इस पर मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी विद्युत धाराएं इसकी ओर आ रही हैं और बहुत सारी विद्युत धाराएं इससे बाहर निकल रही हैं, इस संधि से जा भी रही हैं। ये भी जा रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये भी प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक संधि है, एक ये हमारा संधि है जिस पर बहुत सारी विद्युत धाराएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। ये हमारी ये जो धाराएं हैं ना, ये विद्युत धारा, इसका नाम क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पे इसको हम I1 मान लेते हैं, इस विद्युत धारा को I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं, इसको I4 मान लेते हैं, इसको हम I5 मान लेते हैं, इसको हम I6 मान लेते हैं, इसको I7 मान लेते हैं और इसको I8 मान लेते हैं। तो ये सभी हमारे विद्युत धाराएं हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया? हमें प्रथम नियम में यही बात बताया गया ना कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि, ये संधि है, तो किसी संधि पर, मतलब किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही हमसे कहा गया है जी, समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो क्या होता है? शून्य होता है, ये हमें बताया गया है। एक बार और सुन लीजिए, हमने यही बताया, क्या बताया हमने? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पे बताई गई। अब कैसे शून्य होता है वो अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक नोट आप याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप याद रखिएगा। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ पे कौन सी विद्युत धाराएं धनात्मक हैं, कौन ऋणात्मक है, ये बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो हमें चिन्ह परिपाटी में बातें बताई गई। सबसे पहली बात बताई गई कि जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आएंगी, जैसे ये संधि की ओर आ रही हैं, तो जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आने वाली हैं, संधि की ओर जो आती हैं, उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, मतलब धनात्मक। और जो संधि से बाहर निकलती हैं, मतलब निकलने वाली जो है, निकलने वाली हम कह सकते हैं जाने वाली जो विद्युत धाराएं हैं, उसको हम क्या करते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी संधि की ओर आ रही हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे? I1 प्लस में हम लेंगे। फिर से ये संधि से बाहर निकल रही हैं, तो निकलने वाले को -I2 कर देंगे। ये भी निकल रही है तो -I3 कर देंगे। ये देखिए प्रवेश कर रहा है तो इसको हम +I4 कर देंगे। ये भी प्रवेश कर रहा है तो +I5 कर देंगे। ये भी देखेंगे तो ये निकल रहा है तो I6 हो जाएगा, तो निकलने वाले को -I6। फिर से ये भी निकल रहा है तो -I7। और ये भी देखेंगे तो ये आठवां I8 है, ये प्रवेश कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? +I8 हो जाएगा। I8 = 0। ये आपको दिखाई दे रहा है? देखिए समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, देखिए इधर हमने शून्य लिखा है। 1 मिनट में देख लूं, दिखाई तो दे रहा है ना? देख लीजिएगा, अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है ना। इधर आपको दिखाई दे रहा है शून्य होता है। तो यही हम कह रहे हैं, देखिए समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है ये क्या है? शून्य है कि नहीं है? तो यही हम कह रहे हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर
आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना, तो ये हमने कर दिया। अब हम इसको चाहें तो यहाँ पे एक कर सकते हैं कि जितना ऋणात्मक वैल्यू है, जैसे ये हमारे पास देखिए ये एक ऋणात्मक वैल्यू है, ये भी है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, इन सभी को बराबर के उधर भेज देंगे तो ये सभी ऋणात्मक हैं, उधर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे। तो अगर हम भेजते हैं तो इसके बाद यहाँ पे नीचे में लिख दे रहा हूँ जिससे जगह मिले, तो ये I1 है और ये इसको हम छोड़ देते हैं, इन दो यहाँ पे फिर से I प्लस में I5 4 है, फिर से प्लस I5 है, फिर से प्लस I8 है इक्वल टू। अब इन दोनों को भेज दिए उधर तो देखिए I2 है ना, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में I2 हो जाएगा, ये माइनस में था ये भी I3 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे I6 है ये भी प्लस में I6 हो जाएगा, और ये I7 है ये भी प्लस में I7 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जी। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये आप सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात आपको नियम याद हुआ बाबू, याद तो हुआ ना, याद हो गया तभी जाकर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम, कैसे आप लिखेंगे वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का नियम, और यहाँ पे हमने क्या बताया है, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए हैं। उसमें से पहला है हमारा प्रथम नियम, जिसे संधि के नियम के नाम से जानते हैं या धारा के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इतना हेडिंग हमने डाल दिया है। उसके बाद ये नियम आप लिखेंगे। ये नियम आपको मैं यहां से नहीं यहां से बता रहा हूं। आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और उसके बाद आप इतना फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद ये अप लाइन लिखिएगा, फिर उसके नीचे ये लाइन लिखिएगा, फिर इसके नीचे ये लाइन लिखिएगा, और उसके बाद आप नीचे चिन्ह परिपाटी में लिखिएगा कि संधि, चिन्ह परिपाटी में पहला आप लाइन लिखिएगा कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। इतना आप लिख देंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किरचॉफ का हमारा प्रथम नियम। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए, अच्छी बात है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड को सीधा कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने द्वितीय नियम पे। किरचॉफ का दो नियम होते हैं, पहला अभी हमने जाना, अब दूसरा। ये 5 नंबर ऐसे ही नहीं ना मिलेंगे जी, 5 नंबर चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम जिसे देखिए 2-3 नामों से जानते हैं। द्वितीय नियम किरचॉफ का या लूप के नियम के नाम से जानते हैं या बंद जाल के नियम के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे बंद जाल के नियम के नाम से। लूप के नियम के भी नाम से जानते हैं, बंद जाल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये हमने नियम लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं। लिखा गया है विद्युत परिपथों के किसी बंद जाल, मतलब विद्युत परिपथ के बंद जाल, यहाँ पे जाल में लिख दे रहा हूं, बंद जाल, यहाँ पे जाल होना चाहिए, बंद जाल, ठीक है ना। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल ABCDA में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा द्वितीय नियम है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपको याद हो गया? तो ज्यादातर स्टूडेंट यही कहेंगे सर कैसे याद होगा, इतना बड़ा है एक बार कैसे याद होगा। तो बिल्कुल बाबू याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद कराएंगे। बट क्या आपके पास 5-7 मिनट पेशेंस है, धैर्य है ना? तो देखिए आपको हम रटवा कर नहीं समझा कर याद करा देंगे टोटल इसी वीडियो में। देखिए कैसे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, केवल मैं यही कहूंगा। इसके लिए हमें एक परिपथ हम बना रहे हैं, इस परिपथ को ध्यान से आप समझेंगे।
यहाँ पे एक हम परिपथ बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बड़ा बना दे रहा हूँ। इतना काफी रहेगा। इसके बीच में एक और हम रेखा खींच देते हैं। देखिए, सॉरी, देखिए सबसे पहली बात, एक हमने यहाँ पे बंद जाल ले लिया है। बंद जाल क्या क्या है, देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा एक बंद जाल है। बंद जाल यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ए, एक ये हमारा टोटल बंद जाल है। एक और बंद जाल दिखाई दे रहा है सी डी ई एफ सी, ये हमारा टोटल बंद जाल हो गया। दो बंद जाल यहाँ पे हैं। देखिए बंद जाल ऐसे नहीं कह देंगे आप कि ए बी सी डी, ये बंद जाल नहीं होगा। बताइए ये टोटल पैक है, यहाँ तक पैक आ रहा है, अब ये तो पैक नहीं होगा तब तक, तो हम क्या कहेंगे ए बी सी डी ए। जब ए से शुरू किए, ए पर बंद होगा तब ये बंद जाल होगा। तो यहाँ पे हमारे दो बंद जाल हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा ये आप याद रखेंगे पॉइंट्स कि यहाँ पे हम ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। फर्स्ट प्रतिरोध यहाँ पे हमने लगा दिया, सेकेंड प्रतिरोध हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, और थर्ड प्रतिरोध हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हम सेलों का विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं जो है ये, एक दूसरा हम सेल लगा दे रहे हैं जो है ये। दो हमने यहाँ पे सेल लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे तो तीन प्रतिरोध है, एक है हमारे पास R1, एक है R2 और एक है R3। ये हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है जो है E1, और ये सेल का विद्युत वाहक बल है जो है E2। अब ये अगर आप फिगर समझ गए हैं तो अब आपको ये याद होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे इस नियम में हमें जानते हैं क्या बात बताया गया, इतनी बात ध्यान से समझेंगे। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इस सेल से E1 जो सेल है, इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो I1 धारा प्रवाहित होगी, और E2 सेल है, इससे जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 धारा प्रवाहित होगी। अब ये E1 धारा इस तरीके से बहते हुए आ रहा है और इस तरीके से यहाँ तक आया, फिर से E2 धारा इस तरीके से बहते हुए आया, और ये दोनों धाराएं हैं ना इसमें से बहेंगे, तो यहाँ पे I3 धारा में प्रतिरोध जो है I3 प्रतिरोध है, इसमें E1 प्लस E2 दोनों का जोड़ इसमें बहेगा। इतनी बात समझ रहे हैं ना, इधर से E1 आ रहा है I1, इधर से I2, इसमें से बहेंगे I1 प्लस I2 धारा बहेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे केवल मैं दो चीजें बता दूं। सबसे पहली बात, इस प्रतिरोध का संगत धारा है ये, मतलब प्रतिरोधों का संगत धारा है R1 के लिए I1 है, और R2 जो प्रतिरोध है इसका संगत धारा क्या है I2 है। मतलब I1 धारा के लिए संगत प्रतिरोध है R1, I2 धारा के लिए संगत प्रतिरोध है R2। तो यहाँ पे हमें क्या बातें बताई गई, सबसे पहली बात यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लिख देते हैं। वो क्या है, वो ये है कि R1 इंटू I1 और माइनस R2 इंटू I2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही आपको, यहीं से आपको सब कुछ बोला गया है। ये आपको जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मूले से ये नियम आपको याद होगा, इसी फॉर्मूले से। अब कैसे याद होगा समझिएगा। सबसे पहली बात मैं यही कह रहा हूं, अब नियम में याद करा रहा हूं। हम यहाँ पे एक बंद जाल लेंगे जो है ABCDA, ठीक है ना। विद्युत परिपथ का ये एक बंद जाल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विद्युत परिपथ के बंद जाल। अब बंद जाल हम कौन सा ले रहे हैं, ABCDA ले रहे हैं। तो बंद जाल हम कौन सा ले रहे हैं, ABCDA में,
तो यहाँ पे हम विद्युत परिपथ बंद जाल ए बी सी डी ए में ले रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही जो हमने बोला ना, ये यहाँ से यही लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो ये विद्युत परिपथ का एक बंद जाल है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा दो ही न है जी, एक I1 है एक I2 है। तो प्रवाहित धारा है और इसका संगत प्रतिरोध कौन है? तो I1 का संगत प्रतिरोध है R1, तो I1 का संगत प्रतिरोध है R1 और I2 का संगत प्रतिरोध है R2। तो हम यही कह रहे हैं, पहले इतना समझिए कि विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है ना जी, बीच में बिंदु दिया गया है, इसका मतलब गुणा है। तो गुणनफल का बीजगणितीय योग, यहाँ पे हम योग कह रहे हैं और ऋणात्मक लगाए हैं। योग मतलब जोड़ होता है, पर ऋणात्मक हम लगा रहे हैं। ये मैं आगे आपको चिन्ह परिपाटी से बताऊंगा। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बताइए बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए ये जो सेल है, तो सेलों का विद्युत वाहक बल है जो E1 और सेल का विद्युत वाहक बल है E2। समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं कि सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बताइए पहला ये नियम याद हुआ या नहीं? देखिए वही लिखा गया है, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल ए बी सी डी में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे बोला है। एक बार और, मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब कोई भी दिक्कत हो, इसलिए एक बार और मैं परिभाषा को, जो नियम है इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से फिगर से आपको बोल रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इसको रटे नहीं, बल्कि यहाँ से ही याद करें इस फॉर्मूले से। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित, मतलब विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए दोस्त, एक दो बार बोल रहा हूँ, आपको अगर पूरा याद नहीं होता है तो मैं बाबू यही कहूँगा कि लिखा हुआ है हमने नियम, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब वीडियो को पीछे ले जाइए और एक दो बार मैं जब बोल रहा हूँ ना फिगर से समझकर, तो आप भी यहाँ से समझकर सुनिए ध्यानपूर्वक। तो एक दो बार जब सुनेंगे समझेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? रट कर कभी भी याद नहीं कीजिएगा। ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमने क्या लिखा है कि R1, यहाँ पे यही नाम लिखा था जी, R1 इंटू I1 और माइनस R2 इंटू I2 इजकल टू E1 माइनस E2, यही हमने लिखा था। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पे गुणा में है तो इस I1 को इधर, R2 को इधर, R1 के इधर भी लिख देंगे ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया 2 गुणे 3 लिखे तब भी 6 ही होगा और 3 गुणे 2 भी लिखे तब भी 6 होगा। तो इधर उधर गुणा में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें इसको प्रूफ करना है कि कैसे आया। तो देखिए क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे थे बीजगणितीय योग, हमने माइनस लिखा है, तो कैसे होगा? तो ये हुआ है चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से कैसे हुआ तो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में हमें ये बात बताया जाता है
कि जो आप इस रास्ते पर चलिए, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ऐसे हम चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, फिर से ऐसे जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो हमारी चलने की दिशा, हम मान लेते हैं इस रास्ते से जा रहे हैं, तो हमारी चलने की दिशा धारा के बहने की दिशा के यदि समान होगा, यदि चलने की दिशा और धारा की बहने की दिशा अगर समान है तो उसको हम प्लस लेंगे। अगर विपरीत है, जैसे ये हम इस तरीके से चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं और धारा इधर आ रही है, तो विपरीत हो गया ना। तो यदि विपरीत होगा ना, विपरीत होगा तो वहां पे हम क्या लेंगे, उसको ऋणात्मक लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां से हम इस तरीके से चल रहे थे, इस तरीके से जा रहे थे, तो देखिए इस तरीके से आ रहे हैं, हमारी चलने की दिशा है इस ओर और धारा आ रही है इस ओर, तो विपरीत है ना। इसीलिए I2 के लिए देखिए यहाँ पे R1 R2 के लिए हमने यहाँ पे माइनस का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम जा रहे हैं इस तरीके से, फिर से देखेंगे हमारी चलने की दिशा इस तरीके से, यहीं से ना इस तरीके इस दिशा में होगी और धारा की बहने की भी दिशा भी इस दिशा में है, तो दोनों की दिशाएं इस ओर है, तो दिशा यदि समान होगा तो उसके लिए प्लस लेते हैं। इसीलिए R1 I1 के लिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है, आगे प्लस ना भी लिखेंगे तो चलेगा, तो ये हमारा इसलिए प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रूल ये होता है कि देखिए बड़ा वाला डंडा, इतने बात हम जानते हैं कि ये सेल या बैटरी है, तो इसमें बड़ा वाला डंडा धनात्मक होता है, छोटा वाला ऋणात्मक होता है। तो ये कहा जाता है कि हमारी जो चलने की दिशा है, चल रहे हैं, तो यदि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो जिधर जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं ना, तो माइनस लेंगे। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस लेंगे, और फिर से हम आ रहे हैं और माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस लेंगे। तो हम इधर से जा रहे थे तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे थे ना, तो माइनस इसलिए हम लेंगे, तो इसलिए E2 के लिए हमने माइनस लिया है। फिर से इधर से जाएंगे तो देखिए पहले माइनस पड़ा, बाद में प्लस पड़ा, तो हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए हमने E1 के लिए प्लस ले लिया है। समझ रहे हैं, तो ये चिन्ह परिपाटी से हुआ है, यह हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन उनका आता है, कहते हैं वो कि सर हमें तो ये पता चल गया कि इस रास्ते से चल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। सपोज डेट मान लेते हैं हमें इस रास्ते से अगर चलते तब भी क्या यही आता, तो वो भी हम देख लेते हैं जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं वही आता। तो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं हम इस रास्ते से ना चलकर, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लेते हैं सपोज डेट कि हम इस रास्ते से ना चलकर, अब हम किस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते से चलें तो क्या होता है। मान लेते हैं हम इस रास्ते से चल रहे हैं तो क्या होगा, तो मान लेते हैं हम इस रास्ते से चल रहे हैं और धारा की बहने की दिशा इस ओर है, धारा इस दिशा में बह रही है, तो हम देख रहे हैं तो इधर हमारी चलने की दिशा इसकी विपरीत है। इसका मतलब I1 को हम क्या लेंगे, I1 R1 को ऋणात्मक लेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस R1 इंटू क्या होगा, E1 हो जाएगा, यही होगा ना। फिर से हम इधर से चल रहे हैं, फिर से इधर आ रहे हैं, तो क्या हमारी चलने की दिशा है और ये इसकी धारा की बहने की दिशा समान है, इसलिए R2 को अब हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, समान है तो ये हम क्या लिखेंगे, R2 इंटू I2 लिख देंगे इक्वल टू। अब सेलों के लिए अगर हम करें तो देखिए हमारे चल रहे हैं किधर, प्लस से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, मतलब धन से माइनस की ओर, तो माइनस लेंगे, तो ये हमारा माइनस E1 हो जाएगा। अब फिर से इधर से इधर चल रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना, तो इसीलिए प्लस लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस E2 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो ये अलग आ गया, इससे अलग नहीं आया है। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो बात वही है। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये R1 इंटू I1 हो जाएगा, ये माइनस ना इस वाले को प्लस को माइनस कर देगा, तो ये माइनस R2 इंटू I2 हो गया। इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो E1, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बाई माइनस E2 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 इंटू I1 माइनस R2 इंटू I2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। आप ही बताइए, यही न जी, यही न हमने यहाँ पे लिखा है
कि R1 इंटू I1 माइनस R2 इंटू I2 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो किसी दिशा में, चाहे इस दिशा में चले चाहे इस दिशा में, मेन जो फाइनल आएगा ना ये यही आएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से ये भी लिख देंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। या इसको ना लिखकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नियम लिख लीजिएगा। नियम आपको याद भी हो गए होंगे फिगर से। नियम लिखकर साइड में ये फिगर अनिवार्य है बनाना, इसको बनाइएगा। फिर से यहाँ से सीक्वेंस वाइज यहाँ तक लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा किरचॉफ का नियम। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी सब्जेक्ट का लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिएगा। इंस्टा का भी लिंक है, वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि वहीं से आपकी बेहतर तरीके से जो भी स्टडी होगा ना आपका कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं ये सब आपको वहाँ पे बताए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।